हेलो डियरसन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर सॉल्यूशंस। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, तो तुम्हारी बुक में ये 3rd चैप्टर है, साइंस क्लास 10th। ठीक, वहाँ पर जब हम एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं और बेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली वहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जब भी एसिड और बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो डिसोसिएट होते हैं, यानी कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एसिड हो या फिर बेस हो। बेस के अंदर जनरली बोला जाता है एल्कलाई दे प्रोड्यूसिस या फिर बोल सकते हैं डिसोसिएट्स इनटू आयंस। और डिसोसिएट होने की वजह से क्या होता है ये पता चलता है हमको कि ये अपना एसिडिक नेचर और द बेसिक नेचर दे विल शो जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब ये डिसोसिएट होंगे तो। ठीक, जब तक ये डिसोसिएट नहीं होते अपने आयंस में तब तक ये एसिडिक और बेसिक नेचर भी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंसान के हाथ पर कोई एसिड गिरता है, जैसे सपोज करें कि कोई इंसान है और उसके हाथ पर एसिड गिरता है। ठीक, तो इस हाथ पर तब तक कोई भी असर नहीं होगा जब तक कि ये एसिड डिसोसिएट ना हो जाए अपने आयंस में, क्योंकि जब ये आयंस में डिसोसिएट होगा तो ये बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे होगी बर्निंग, और उस बर्निंग की वजह से क्या होगा, हमको जो एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ नज़र आएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग। अंडरस्टैंड। बाकी अगर हम सिर्फ और सिर्फ एसिड गिर जाए तो उससे उसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दैट ऑल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो आयोनाइज होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है तो बर्निंग होती है, और उस बर्निंग को ही हम एसिड बर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो सबसे ख़ास बात है वो है कि यहाँ पर 3 तो आपको एसिड दिए हैं। जैसे अगर पहले वाले की बात करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये होता है HCl। ठीक, दूसरे की बात करो नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। तीसरा है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम, आपके पास 4th नंबर पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये क्या है, एक बेस है तो ये हो जाएगा हमारा NaOH। 5th नंबर पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। और 6 नंबर पे है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ये रहा ये। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक, तो इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। और ये आपका वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका यूज़ करते हैं एज ए एंटासिड। ठीक है, और ये हमारे पास रहती है कास्टिक पोटास। ठीक, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक, तो अगर तुमने यहाँ पर HCl लिया, ऑलराइट, और इस HCl को आपने डाल दिया वाटर में, ठीक, H2O के अंदर, तो ये प्रोड्यूस करेगा H+ और Cl निगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। और ये है निगेटिव वाला जिसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन। ठीक, अब इसी हाइड्रोजन आयन की वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका एसिडिक नेचर होता है। अगर कोई एसिड इस H+ को आसानी से प्रोड्यूस कर दे, ठीक, यानी कि इजीली H+ दे देता हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो भी इजीली नहीं दे पाते
नॉट रिलीज, उनको बोलते हैं वीक एसिड। ठीक, तो सारा मटेरियल जो है वो डिपेंड करता है कि टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग एच पॉजिटिव आयन। तो अगर कोई जल्दी प्रोड्यूस करेगा तो उसको बोल देंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो देर से प्रोड्यूस करेगा वो उसे बोलेंगे कि वीक एसिड है। अब जो ये हाइड्रोजन आयन है ये H+ की फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा यानी कि H2O उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और फॉर्मेशन करता है ये हाइड्रोनियम आयन की। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब ये इसकी फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहेगा, और अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। अच्छा, दूसरा वाला था हमारे पास HNO3, इसके साथ भी यही होगा, ये भी एक H+ दे देगा और साथ में दे देगा NO3 निगेटिव। फिर अगर बात करें H2SO4 की, तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये 2 हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन आयन, और साथ में प्रोड्यूस करेगा SO4 2 निगेटिव। ठीक, तो जो भी यहाँ पर ये H+ आ रहे हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। और इसी तरीके से डिसोसिएट होकर क्या देते हैं, H+ और HNO3, ये 2H+ और साथ में SO4 2 निगेटिव। अब बात करते हैं हम बेस के बारे में। यहाँ पर 2 बेस तो स्ट्रॉन्ग है और एक बेस जो है वो माइल्ड है। तो वही टेंडेंसी की बात है कि अगर कोई बेस है तो वो लूज़ करता है OH निगेटिव। ठीक, तो जो भी बेस OH निगेटिव इजली लूज़ कर दे तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस, और जो भी इजली रिलीज ना करे उसको बोलते हैं हम वीक बेस। ठीक है, और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये टर्म भी याद रखना, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनके लिए एक नया वर्ड यूज़ होता है जो तुमने बार बार सुना होगा, एल्कलाई। बाकी सारे के सारे बेस क्या कहलाएंगे, वो बेस ही कहलाएंगे। ठीक है, और अगर कोई सॉल्युबल है वाटर में तो दैट विल नोन एज एल्कलाई, यानी कि सारे के सारे बेस होते हैं, बट जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड स्पेशल नेम एल्कलाई। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आयोनाइजेशन करा देते हैं। पहला है हमारे पास कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। ये वाटर में रिलीज करता है Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि आसानी से OH निगेटिव को लूज़ कर देगा वाटर के अंदर। यहाँ पर फिर से तुमको बात याद रखनी है कि जो भी इसकी वजह से जो नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, वो तभी आएगा जब ये क्या करेगा, डिसोसिएट होकर OH निगेटिव देगा। जब ये डिसोसिएट होकर OH निगेटिव देगा, और ये कब देगा, जब ये डिज़ोल्व होगा वाटर में और डिसोसिएट होगा इनटू सोडियम पॉजिटिव और OH निगेटिव में, तब इसका बेसिक नेचर आएगा। और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट्स वाई ये भी बर्निंग कर सकता है, करता नहीं, कर सकता नहीं, करता है। ठीक, दूसरा है KOH। ये भी सिमिलर ही है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो K+ और साथ में OH निगेटिव। इसी तरीके से अगला आता है हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देता है Mg2 पॉजिटिव और साथ में 2 टाइम OH निगेटिव। ठीक है, ये एक माइल्ड बेस है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं एज ए एंटासिड। एंटासिड्स क्या होती हैं, वो मेडिसिन्स जो स्टमक में एसिडिटी होने पर ली जाती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए वो कहलाती हैं एंटासिड। ऑल राइट, थैंक यू, गुड बाय।